इस वीडियो में हम इस बात को और भी अधिक समझेंगे कि तत्वों की आवर्त सारणी इतनी उपयोगी क्यों है, और विशेष रूप से हम तत्वों की आवर्त सारणी के समूहों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। जब हम समूह की बात करते हैं तो हम स्तंभ यानी कि कॉलम की ही बात कर रहे होते हैं, और जैसा कि हम देखेंगे कि भले ही किसी दिए गए स्तंभ में तत्वों का परमाणु क्रमांक या कहें परमाणु संख्या बहुत भिन्न हो सकती है, लेकिन उन सभी के गुण समान होते हैं। और इन सभी के समान गुण होने का कारण यह है कि अधिकांश मामलों में इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। याद रखें, संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रियाशील इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अन्य चीजों के साथ क्रिया कर सकते हैं, और क्योंकि समान संयोजकता इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों की अभिक्रियाशीलता भी समान होगी, इसलिए वे समान आयन बनाएंगे, और आयनिक यौगिकों को बनाने में इनकी भूमिकाएं भी समान होंगी। अब इस वीडियो के लिए मैं आवर्त सारणी के छोर पर उपस्थित स्तंभों यानी कि बाएं और दाएं ओर के समूहों पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं, क्योंकि वे या तो इलेक्ट्रॉन को खोकर या इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके पूर्ण बाह्य कक्षक के सबसे निकट है। तो बस अपने आप को याद दिलाने के लिए कि एक पूर्ण बाह्य कक्षक का मतलब क्या है, वैसे सामान्य तौर पर लोग इसे अष्टक नियम यानी कि ऑक्टेट रूल से उल्लेखित करते हैं। हमारे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और आगे के सभी कोशों के लिए जब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हों तो आप पूर्ण हैं। अष्टक नियम का सबसे बड़ा अपवाद पहला कोश है, जहां यह 2 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण होता है। इसलिए हीलियम के पास भले ही केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी यह बहुत ही अस्थायी है। और इस अष्टक नियम के बारे में जो हमारे पास बिंदु है वह समूह 18 के तत्व हैं, जिन्हें उत्कृष्ट गैसों यानी कि नोबल गैसों के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये बहुत अक्रियाशील हैं, ये बहुत संतुष्ट हैं, ये किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया नहीं करना चाहते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी उत्कृष्ट गैसों का बाह्य कक्षक पूर्ण होता है। हीलियम का बाह्य कक्षक पहला कोश है और यह पूर्ण है। नियॉन का बाह्य कक्षक यानी कि आउटर शेल दूसरा कोश है और यह पूर्ण है। आर्गन का बाह्य कक्षक तीसरा कोश है और यह पूर्ण है। इसी तरह आगे भी। अब यदि हम उत्कृष्ट गैसों के बाईं ओर एक समूह आगे बढ़ें यानी कि समूह 17 पर पहुंचें तो हमें हैलोजन मिलते हैं। अब हैलोजन में 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस समूह के प्रत्येक तत्व के दाईं ओर स्थित उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि वह केवल 1 इलेक्ट्रॉन दूर है। तो यहां पर यह हैलोजन वास्तव में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके ऋणात्मक आयन या कहें ऋण आयन बनाना पसंद करते हैं। आप अक्सर फ्लोरीन को फ्लोराइड आयन के रूप में देखेंगे, इसलिए इसके पास आवेश ऋणात्मक 1 होता है। या आप क्लोराइड आयन के रूप में एक ऋणात्मक आवेश वाले क्लोरीन को भी देखेंगे, और इसी तरह मैं बाकियों के लिए भी लिख सकता हूं। आप अक्सर देखेंगे कि आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तथा उसका आवेश ऋणात्मक 1 होता है। अब यदि आप बाईं ओर एक कदम और चलें तो ये आप समूह 16 पर पहुंचते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन और भी आगे तत्व हैं। इन तत्वों में 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उनके लिए 6 इलेक्ट्रॉन खोने की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके पूर्ण बाह्य कक्षक प्राप्त करना अभी भी आसान है। इसलिए ये तत्व भी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना पसंद करते हैं। अतः आप ऑक्सीजन को ऑक्साइड ऋण आयन के रूप में देख सकते हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए हैं, हो सकता है इसने इन इलेक्ट्रॉनों को किसी और से छीना हो। इसी तरह सल्फाइड आयन के रूप में सल्फर को देख सकते हैं। अब यदि आप आवर्त सारणी के दूसरे छोर पर जाएं और यदि आप समूह 1 के तत्वों को देखें तो उनमें 1 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, और विशेष रूप से जिन्हें आप लाल रंग में देख रहे हैं इन्हें क्षारीय धातु यानी कि अल्कलाई मेटल्स के रूप में जाना जाता है। इनके लिए 1 इलेक्ट्रॉन खोना बहुत आसान है ताकि उनका बाह्य कक्षक पूर्ण हो सके, बजाय इसके कि वे 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपना बाह्य कक्षक पूर्ण करें। और हाइड्रोजन के अपवाद होने का कारण यह है कि पूर्ण बाह्य कक्षक पाने के लिए उसे 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसे 1 इलेक्ट्रॉन ही प्राप्त करना होता है। अतः हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन खो सकता है और अंततः उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या फिर वह 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है और उसके पास हीलियम की तरह पूर्ण बाह्य कक्षक होगा। लेकिन जब हम आयनिक यौगिकों के बारे में सोचते हैं तो ये क्षार धातुएं वास्तव में सबसे दिलचस्प प्रतिभागियों में से एक हैं,
क्योंकि जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, अस्थायी होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। अतः काफी संभावना है कि आप देखेंगे कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है और इनका आवेश धनात्मक 1 है। अतः प्रायः आप एक धनावेश वाले लिथियम आयन, एक धनावेश वाले सोडियम आयन तथा एक धनावेश वाले पोटेशियम आयन को देखने को पाएंगे। और यह बात सामान्यतः समूह 1 के सभी तत्वों के लिए सत्य है। अब इन समूह 2 के तत्वों के बारे में क्या, जिन्हें क्षारीय मृदा धातु भी कहा जाता है, अल्कलाई अर्थ मेटल भी कहा जाता है। वैसे एक बार फिर इनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन खोना 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने और पूर्ण वाय कक्षक बनाने की तुलना में अधिक आसान है। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन खो करके अपना पूर्ण वाय कक्षक बनाते हैं। तो आप आमतौर पर बेरिलियम को 2 धनावेश वाला देखेंगे, इसने वे 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए होंगे। मैग्नीशियम में 2 धनावेश होते हैं, कैल्शियम में 2 धनावेश होते हैं। अब यह देखते हुए आप किस प्रकार उम्मीद करेंगे कि बाईं और दाईं ओर की चीजें आयनिक यौगिक किस प्रकार से बनाएंगी। अतः आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि आपके पास हाइड्रोजन की उपस्थिति में ये क्षार धातुएं हैं तो चीजें बहुत अधिक क्रियाशील हो सकती हैं। वास्तव में चीजें बहुत अधिक क्रियाशील हो भी जाएंगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और ये सभी एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं। और यही होगा भी, इलेक्ट्रॉन समूह 1 के तत्व को छोड़ देंगे और फिर वे हाइड्रोजन में चले जाएंगे और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त हो सकती है। लेकिन आपके पास एक आयनिक यौगिक बचेगा। उदाहरण के लिए लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है और उसके पास एक धनावेश आ जाता है। यह धनात्मक आयन उस क्लोरीन ऋण आयन की ओर बहुत आकर्षित होगा जिसने अभी अभी इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, और इस प्रकार ये 2 चीजें आकर्षित होंगी और लिथियम क्लोराइड बनाएंगी। और ये सभी क्षार धातुएं इस आयनिक यौगिक में लिथियम के समान ही भूमिका निभा सकती हैं। अतः सोडियम क्लोराइड देखना भी सामान्य बात है, जो कि खाने वाला नमक है। पोटेशियम क्लोराइड देखना भी आम बात है, और इसी तरह बाकी सभी के लिए भी। और दूसरी ओर इस आयनिक यौगिक में फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन ये क्लोरीन के समान भूमिका निभा सकते हैं। तो आप सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड जैसी चीजें देख सकते हैं। एक बार फिर क्षार धातुओं ने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन खो दिया होगा और हैलोजन ने एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया होगा, और फिर वे इन आयनिक यौगिकों को बनाने के लिए एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए होंगे। अब ये हैलोजन समूह 2 के तत्वों से किस प्रकार आयनिक यौगिक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम को ही ले लेते हैं। यह तर्कपूर्ण है कि कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन खोना पड़े ताकि उसका वाय कक्षक अस्थायी रहे, ताकि आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो सके। अतः यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इसके पास 2 धनावेश आ जाता है, और आप कल्पना कर सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग आयोडीन परमाणुओं में खो जाते हैं। तो उनमें से प्रत्येक में एक ऋणावेश है, तो यहां पर गुणे 2 कर दिया, और फिर इस प्रकार से ये आयनिक यौगिक बना सकते हैं। वैसे आप 1 कैल्शियम और 2 आयोडीन ले सकते हैं, तो आप देखेंगे कि कैल्शियम आयोडाइड वास्तव में एक आयनिक यौगिक है। कुल मिलाकर इसका आवेश उदासीन है, क्योंकि कैल्शियम में 2 धनात्मक आवेश होते हैं और प्रत्येक आयोडीन में एक ऋणात्मक आवेश होता है। लेकिन फिर आपके पास 2 आयोडीन है, इसलिए यह कुल मिलाकर उदासीन है। अब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है। वैसे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन खोना पसंद करता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना पसंद करता है, इसलिए आप कैल्शियम ऑक्साइड जैसी चीजें देख सकते हैं। तो मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। यहां बड़ी बात है कि जिस स्तंभ में कोई तत्व स्थित है वह स्तंभ तत्व की अभिक्रियाशीलता के बारे में बहुत कुछ बताता है, क्योंकि यह आपको ये बताता है कि उसमें कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। और परमाणु सबसे अधिक अस्थायी तब होते हैं जब उनका वाह्य कक्षक पूर्ण होता है, और इससे आपको यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि क्या उनके लिए इलेक्ट्रॉन खोना और धनात्मक आयन बनाना आसान है या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणात्मक आयन बनाना ज्यादा आसान है। और फिर उससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि विभिन्न तत्वों के साथ किस प्रकार के आयनिक यौगिक बन सकते हैं।